हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज हम बात करेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में, यानी शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग के लिए, तो हम ये देखते हैं कि जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो हमारी टीचिंग की पूरी प्रोसेस है, वो टीचिंग की प्रोसेस कितने भाग में विभाजित की गई है, कितनी अवस्थाओं में विभाजित की गई है। साधारण भाषा में कहें कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है उन्हें हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है। शिक्षण को समझने के लिए हमें सब ये देखना होगा कि उसका मीनिंग, उसका नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसी है। जब हम बात करते हैं किसी भी पीपल टीचर से, शिक्षक अध्यापक से, होने वाले भावी अध्यापकों से जब हम बात करते हैं, हर कोई यही चाहता है कि हम अच्छे अध्यापक बने, अच्छे टीचर बने। लेकिन जब हम बात करते हैं एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटी होती है, उसमें कौन से गुण होने चाहिए, क्या वो गुण आपके अंदर है, तो सबकी अपनी अपनी अलग परिभाषाएं आ जाती है, अलग अलग विचार आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन चीजें लेकर चलेंगे हम। बिफोर डिस्कसिंग द स्टेजेस ऑफ एक्शन ऑफ टीचिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मीनिंग, नेचर, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। एक अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, तो पहले समझते हैं। टीचिंग इज अ प्रोसेस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड लर्निंग एंड बिहेवियर चेंज ऑफ द लर्नर। कि अगर बच्चे के व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो रहा है, व्यक्ति के व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया हुई है, उसने कुछ सीखा है। टीचिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिजायर्ड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। द टीचिंग प्रोसेस इज सीक्वेंशियल एंड सिस्टमैटिक. It includes elements that teacher, student, syllabus, communication, methods, teaching, metrics, teaching aids, etc. कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो एक सीक्वेंस वाली प्रक्रिया है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, और इसमें जो चीज ध्यान रखी जाती है वो है डिजायर्ड चेंज। हम पहले से अपने उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हमें इस प्रक्रिया से बच्चे के अंदर ये व्यवहार परिवर्तन लाना है, या हम ये उद्देश्य बना रहे हैं कि इस प्रक्रिया को करने से बच्चे के व्यवहार में ये अपेक्षित परिवर्तन आएगा। इस परिवर्तन को लाने के लिए हम पूरा सिस्टम तैयार करते हैं, उसका एक सीक्वेंस तैयार करते हैं, जिसमें टीचर, स्टूडेंट, हमारा सिलेबस, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, हमारे जितने भी मेथड्स हैं टीचिंग के, टीचिंग मैट्रिक्स, टीचिंग एड्स, ये सभी चीजें उपयोग में लाई जाती हैं, जिससे कि हमारा जो डिजायर्ड बिहेवियर चेंज है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन जो है, बच्चे के अंदर जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो चीज हम उसे सिखाना चाहते हैं, वो ला सकें। इसके बाद बात करते हैं, there is interaction between the student and the teacher, as a result of which the desired change is brought in the behavior of the student. कि यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है, किसका देखा है, टीचर और स्टूडेंट का, और इसका जो रिजल्ट निकल कर आता है वो आता है कि जो हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज, जो डिजायर्ड बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, वो डेवलप हो जाए स्टूडेंट के बिहेवियर में। इसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोशल प्रोसेस। ये भी एक सामाजिक प्रक्रिया का भी एक हिस्सा है। बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, और मनोविज्ञान के अनुसार यही कहा जाता है कि बच्चा पहले साल में जितना सीख जाता है उतना वो फिर जीवन पर्यंत भी नहीं सीख पाता। अगर प्रोसेस भी देखें, बोलना, लिखना, पढ़ना, चलना, शारीरिक अंगों का विकास होना, जो पहले 5 साल में हो रहा है वो उतना जीवन भर नहीं हो पाता। तो यहाँ पर भी वही चीज है
कि इंटरेक्शन हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और ये एक सोशल प्रोसेस का भी एक पार्ट है। द फॉर्म ऑफ टीचिंग इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द गवर्नेंस सिस्टम, सोशल फिलॉसफी, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ कंट्री। अब यहाँ ये समझने वाली चीज आती है कि किसी भी देश की जो शिक्षण पद्धति है, शिक्षण प्रक्रिया है, वो उसकी सरकार, उसकी सामाजिक दर्शन, उसकी पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीतिक जो क्रियाएं हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करती है। और इस बिहाफ पर जो फॉर्म्स निकल कर आती हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सोशल पॉलिसी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल कंडीशन एंड फिलॉसफिकल सिचुएशंस, ये 5 फॉर्म्स आ जाती हैं हमारे टीचिंग प्रोसेस की, जो कि कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के, किसी भी देश की जो शिक्षण प्रक्रिया है वो उस देश की आवश्यकताओं के ऊपर निर्भर करती है। जैसे हम अगर सामाजिक रूप से देखें तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमारी शिक्षण प्रक्रिया लोकतांत्रिक के उसूलों पर, यानी कि जो हम बात करते हैं कि शिक्षण के मेन उद्देश्य क्या है, अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, लोकतांत्रिक है। तो अच्छे नागरिकों का निर्माण एक दिन में नहीं हो सकता, बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। तो जब हम बात करते हैं कि हमारा उद्देश्य है नागरिकों के, अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, अच्छे समाज का निर्माण करना, तो उसकी प्रक्रिया बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाती है कि बच्चे की जन्म से लेकर नागरिक बनने तक, वरिष्ठ नागरिक बनने तक उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो सारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिक्षा के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो औपचारिक शिक्षा हो, चाहे वो अनौपचारिक शिक्षा हो। आगे देखते हैं, द एजुकेशन सिस्टम इन ए कंट्री इज द सेम टाइप एज इट्स पॉलिटिकल, फिलोसफिकल एंड सोशल सिस्टम। ऑन दिस बेसिस द मीनिंग ऑफ एजुकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वही 3 चीजें आ रही हैं, फिलोसफिकल बेस, सोशोलॉजिकल बेस और उसका पॉलिटिकल बेस। और इसके बिहाफ पर उन्होंने एजुकेशन के 3 पार्ट्स बताए हैं। पहला, द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब जहां पर एक ही व्यक्ति का शासन चल रहा है, तानाशाही कह सकते हैं, राजतंत्र कह सकते हैं, या कॉमन वर्ड ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में क्या होता है, द मैकेनिज्म ऑफ गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ डिक्टेटरशिप। वही चीज आ गई है। द टाइप ऑफ गवर्नेंस इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टास्क सेंटर्ड। कि जो ऑटोक्रेसी की गवर्नेंस जिन देशों में है, जो पहले से चल रही थी कुछ देशों में, वहां पर डिक्टेटरशिप के लिए सारी चीजें फॉलो की जाती है, और ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि टास्क सेंटर की पूरी प्रक्रिया रहती है। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मेंबर्स कैन वर्क बट दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन और सॉल्व एनी प्रॉब्लम, टेक एनी इनिशिएटिव। कि क्या प्रक्रिया है कि वो मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ कार्य करेंगे, उनको अपना खुद का डिसीजन लेने की, समस्या का समाधान करने की, समस्या को सॉल्व करने का कोई भी कार्य उनको नहीं दिया जाएगा। Therefore, it is a system. The role of teacher is the main one, and he remains that of the passive listeners. कि अगर इस चीज को हम टोटल अपने क्लासरूम में अप्लाई कर देखें, तो जो पुराने सिस्टम में हम बात करते थे कि मास्टर जी के हाथ से छड़ी छूटी और बच्चा बिगड़ा या बच्चे ने पढ़ना छोड़ दिया, साधारण भाषा में कहें, तो यहाँ पर वही पैटर्न चलता था कि जो टीचर ने जो चीज बता दी वही सब बच्चे मानेंगे, उसके अलावा कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी, बच्चे अपनी तरफ से कुछ नहीं। तो बच्चा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो पैसिव लिसनर हो रहा है, बस सुन रहा है, उसका कोई पार्टिसिपेशन टीचिंग में नहीं हो रहा, टीचर के साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। इन दिस मोर एम्फेसिस इज गिवन ऑन बीइंग एंड repressive system is implemented. No one goes to measure the thinking, contemplation and reasoning power of the students. Students को एक्स्ट्रा सोचने के लिए, उसकी रीजनिंग को डेवलप करने के लिए, उसकी
प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए कोई भी औचित्य नहीं होता। देयरफॉर ओनली लो लेवल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। तो जहां ऑटोक्रेसी, चाहे वो स्कूल्स हो चाहे वो कंट्रीज हो, जहां पर ये सिस्टम चल रहा है, वो केवल हमारे जो एजुकेशन के लोअर ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव कर सकता है। जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि बच्चे को ज्ञान ठूस दिया गया है, कि उसको नॉलेज दे दी है, लेकिन उसका नॉलेज कितनी डेवलप हुई है, उसकी रीजनिंग कितनी डेवलप हुई है, उसके बिहेवियर में कितना चेंज हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं रहता। फिर H.C. Morrison has defined the education of autocracy as, H.C. महोदय ने इस टाइप की एजुकेशन के लिए बताया है, टीचिंग इज एन intimate contact between more mature personality and lost ones, which is designed to further the education of the lates। कि जो मैच्योर है, जो बड़ा है, जिसकी पर्सनालिटी बड़ी है, वो, और लॉस्ट वन विच इज डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेट्स, जो नेक्स्ट जनरेशन को जो चीज ट्रांसफर की जा रही है वो डिलीवर हो रही है। Thus, it can be said that in this type of government system, the development of child depends on the activity। कि बच्चे का जो विकास है वो उसकी कितनी एक्टिविटीज हुई हैं उसके एजुकेशन लेवल में, उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। फिर सेकेंड टाइप आता है हमारा द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोकतांत्रिक के बारे में बात करते हैं। The democratic system of governance is based on human organizational theory, relationship centered। ये बेस्ड होती है ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन पे, रिलेशनशिप सेंटर्ड, कि आपसी संबंधों के आधार पर है। इन दिस आइडियोलॉजी द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट्स इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल फॉलोड, जो कि लोकतांत्रिक देशों में चलता है। सरकार के लिए कहा जाता है गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वही चीज यहां पर है। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द आइडिया ऑफ ऑल पीपल आर गिवन प्रायोरिटी। सभी व्यक्तियों के विचारों को यहां पर प्रायोरिटी दी जाती है, उनके डेवलपमेंट के लिए प्रायोरिटी रखी जाती है। इन दिस सिस्टम द आइडिया इज गिवन प्रोमिनेंस दैट the system of education has been made for the child, कि शिक्षा जो है वो बच्चे के विकास के लिए तैयार की जानी चाहिए, not for the education of the child। बच्चे को एजुकेट करने तक ही सीमित नहीं है। The teacher plays the role of creator। यहां पर टीचर का रोल जो है वो उसके एक क्रिएटर का है, निर्माणकर्ता का है। अपार्ट फ्रॉम दिस द टीचर प्लेज द रोल ऑफ डायरेक्टर, गाइड, एडवाइजर। अगर मैं इस चीज को प्रेजेंट के साथ कहूं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टीचर का जो रोल है, फ्रेंड, फिलोसोफर, फैसिलिटेटर, गाइड, गार्जियन, ये सारे जो रोल हैं पहले से भी चले आ रहे हैं, लेकिन अब यहां पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। वही चीज यहां पर है, उसके डायरेक्टर का रोल, क्रिएटर का रोल, गाइड का, एडवाइजर का, सारे ही रोल टीचर को प्ले करने हैं। क्यों? क्योंकि अब जो एजुकेशन है वो चाइल्ड के लिए है। इन दिस सेल्फ डिसिप्लिन गिवन प्रायोरिटी एंड इंटरेक्शन इज गिवन प्रायोरिटी, कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इंपॉर्टेंस है। सेल्फ डिसिप्लिन पर बात कही जाती है कि आप खुद से ही अपना अनुशासन में रहिए। इन दिस द लेवल ऑफ टीचिंग, द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग मॉडल इज फॉलोड। यहां पर बच्चे की समझ को ज्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चा का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डेवलप हो। एमिडेंस डेमोक्रेटिक टीचिंग हैज बीन डिफाइंड एज फॉलोज। एमिडेंस महोदय ने इसके लिए डेफिनेशन दी है, टीचिंग इज डिफाइंड एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस प्राइमरीली इन्वॉल्व इन क्लासरूम विच टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड
pupils and occur certain definable कंडीशन, यानी कि क्लासरूम के अंदर टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो आपसी अंतःक्रिया चल रही है, जो इंटरेक्शन चल रहा है, उसको यहां पर फोकस किया गया है। इसके बाद बात करते हैं जो हमारा थर्ड आता है, द मीनिंग ऑफ टीचिंग इन नॉन इंटरवेंशन रिजीम, टीचिंग इन laissez-faire. This type of governance system is modern system theory, work and relationship focused. जो थर्ड टाइप है वो कहता है कि हमें बच्चे को टोटली फ्री ही छोड़ देना चाहिए, केवल उसे टास्क दे दीजिए, टाइम दे दीजिए कि आपको इतने टाइम में ये चीज कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। वही चीज यहां पर है कि मॉडर्न सिस्टम था थ्योरी का कि वर्क एंड रिलेशनशिप फोकस में रखी जाती है, कि काम दे दिया और उसका संबंध उसे समझा दिया। इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ लर्निंग। इन दिस सिस्टम स्टूडेंट्स आर मोर एक्टिव देन टीचर्स। यहां पर स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव हैं टीचर के कंपैरिजन में। स्टूडेंट्स आर गिवन फुल अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर क्रिएटिव एबिलिटीज। इसका अगर हम सटीक एग्जांपल दें तो प्रोजेक्ट मेथड, कि बच्चे को सारी चीजें, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी जाए, उसे टाइम दे दिया जाए और उसको फिर ऑब्जर्वेशन में देखा जाए कि वो अपनी पूरी क्रिएटिविटी को, पूरे माइंड को अपना यूटिलिटी कर रहा है, जो चीजें उसे दी हुई हैं उन्हें कैसे यूज करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहा है। The teacher creates such situation in form of the students which is incomplete. The teacher helps in their possible solution. यहाँ पर टीचर उसे सिचुएशन दे रहा है और उसकी पॉसिबल हेल्प भी कर रहा है। The teacher plays the role of a friend. यहाँ पर टीचर का जो रोल है वो एक फ्रेंड के रूप में आ गया। In this type of system, teaching is more critical. नो डाउट जब हम ये प्रोसेस अपनाएंगे तो छोटी क्लासेस के बच्चों को या सभी सब्जेक्ट्स में हम ये प्रोसेस नहीं अपना सकते, इसके ड्रॉबैक्स भी रहेंगे। द हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट इज अचीव्ड इन दिस। तो ये जो चीजें हैं ये हायर लेवल के बच्चों के लिए यूज की जा सकती है। जो हम शॉर्ट में कहें तो रिसर्च के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, पीएचडी, एमफिल, एमएड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है उसे डेवलप करने में, रिसर्च को डेवलप करने में ये हेल्प करता है। जॉन बेबकर हैज डिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग इन दिस वे गवर्नमेंट फॉलोज। टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन in which there are gaps and obstructions which an individual will seek to overcome and from which he will learn in the course of doing so। कि कार्य में जगह जगह पर छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स रहते हैं या स्पेस छोड़ दिया जाता है और बच्चे को उस स्पेस को या उन रास्तों को पूरा करते हुए अपने गोल्स अचीव करने हैं। तो ये हमारे 3 वेज आ जाते हैं टीचिंग के। अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ टीचिंग की, कि प्रॉपरली शिक्षण क्या है। द मेन टास्क ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग आउट डिजायर्ड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, कि हमें बच्चे के अंदर जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है, जो अपेक्षित व्यवहार है, वो लाना है अपने शिक्षण के माध्यम से। दैट इज गिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस के माध्यम से उसके व्यवहार में बदलाव लाना है। दिस बिहेवियर चेंज हेल्प्स इन अचीविंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हमेशा कहा जाता है कि सबसे पहले उद्देश्य बनाइए, चाहे वो शैक्षिक उद्देश्य हो, शिक्षक के उद्देश्य हो, शिक्षण के उद्देश्य हो। तो हमारे जो यहाँ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें बच्चे के अंदर जो व्यवहार परिवर्तन लाना है, अपेक्षित व्यवहार जो बच्चे का डेवलप करना है, वही पूरी प्रक्रिया जो रहेगी वो हमारे टीचिंग है। देखते हैं कैसे।
तो टीचिंग सीरीज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब टीचिंग की जो पूरी प्रोसेस है वो बात आ जाती है स्टार्टिंग में सीरीज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब जब हम बात करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस की, तो यहां पर मेनली चीज आ जाएगी टीचर का एक्सपीरियंस, कि जो टीचर है, जो क्लासरूम में जो टीचर है, जो टीचर टीचिंग प्रोसेस को कंडक्ट कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस। देन बिहेवियर चेंज, जो स्टूडेंट्स क्लासरूम में अवेलेबल है उनका प्रीवियस बिहेवियर और एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, लास्ट बिहेवियर, यानी कि लेक्चर स्टार्ट होने पर उनका प्रीवियस बिहेवियर कैसा था और लेक्चर खत्म होने पर क्या उनके बिहेवियर में कुछ एडवांसमेंट हुआ है। देन अगर हुआ है तो हमने कहेंगे कि हाँ लर्निंग हुई है, यानी कि बच्चे ने कुछ सीखा है। जब यही प्रक्रिया चलती रहेगी, अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग डेवलप हो रही है तो धीरे धीरे जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हम अचीव कर लेंगे। देन अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और जब ये अचीवमेंट्स लर्निंग के हम प्राप्त करते रहेंगे तो हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो भी हम प्राप्त कर लेंगे। अगर इस पूरी प्रोसेस को एक लेक्चर के रूप में देखा जाए तो एक लेक्चर में टीचर ने जो अपना पूरा कंटेंट पढ़ाया है, टीचिंग प्रोसेस हो रही है तो टीचर तैयार होकर आया है, अपने कंटेंट को प्रॉपरली डिलीवर कर रहा है। डिलीवरिंग में जब हम स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज देख रहे हैं, यानी कि टीचर ने जो इंटरेक्शन किया है स्टूडेंट से, क्वेश्चन आंसर्स पुट अप हुए हैं और बच्चा आंसर दे रहा है, इट मीन्स उसके बिहेवियर में चेंज हुआ तो उसकी लर्निंग भी हुई है। जब उसकी लर्निंग हुई है तो उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो सीखने के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी अचीव हो गए। और वो अचीव हो रहे हैं तो जब हम पूरी प्रोसेस को देखेंगे तो हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव हो जाएंगे। डेफिनेशंस देखते हैं। टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ लर्निंग। बीओ स्मिथ महोदय कहते हैं कि यह एक सिस्टम है टीचिंग लर्निंग का। टीचिंग इज द प्रोसेस इन विच टीचर एक्टिविटीज आर डिजाइंड एंड परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर, क्लार्क महोदय कहते हैं। देन टीचिंग is a face-to-face encounter between two or more persons out of whom the teacher enters to effect certain change in other participants, that is students। कि बच्चों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए, उनके व्यवहार को बढ़ाने के लिए जो इंटरेक्शन हो रहा है वो टीचिंग कहला रहे हैं। फिर फेस टू फेस एनकाउंटर हो रहा है जहां पर टीचर बेसिकली और जो सेकंड हो जाएंगे वो उसकी क्लास या एक दो स्टूडेंट जितने भी अवेलेबल हैं, तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। और टीचिंग इज द टास्क ऑफ द टीचर विच परफॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कि छात्र के, स्टूडेंट के बिहेवियर डेवलपमेंट के लिए जो पूरी टास्क हो रही है वो हमारी टीचिंग है। ये थॉमस ग्रीन के अनुसार है। तो अगर सिंपली देखा जाए तो यही चीज निकल कर आती है कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर को डेवलप करने के लिए, एजुकेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो पूरी प्रोसेस हो रही है, जो पूरा इंटरेक्शन हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वही हमारी टीचिंग कहलाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग की। जब हम टाइप्स ऑफ टीचिंग के बारे में देखते हैं तो कुछ बेसिक्स टाइप्स ऑफ टीचिंग हम सभी ने सुनी ही है, फॉर्मल और इनफॉर्मल टीचिंग, यानी कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो स्कूल्स, कॉलेजेस, जो हम बात करें कि किताबी ज्ञान,
औपचारिक शिक्षा जो किताबी ज्ञान स्कूल कॉलेजेस में प्रोवाइड हो रहा है वो हमारा फॉर्मल है, और इनफॉर्मल जो जन्म से ही शुरू हो जाता है, बोलना, पढ़ना, लिखना, सीखना, समाज में रहते हुए हम जो चीजें सीखते हैं, परिवार में रहते हुए जो चीजें सीखते हैं, वो हमारी इनफॉर्मल है। टीचिंग दोनों में हो रही है। जहां कहीं सीखना है, जरूरी नहीं हम गुरु से ही सीखें, जहां भी कहीं हमारे अपने परिवार के सदस्य, अपने बड़ों से, अपने छोटों से कुछ भी सीख रहे हैं, वो हमारी टीचिंग में ही है। फिर कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर टीचिंग, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसिस फेयर टीचिंग जो हमने अभी डिस्कस करी है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड रिमीडियल टीचिंग, और टीचिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड टास्क। इसे जनरली बता देता हूं, कॉग्निटिव ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जब हमें केवल और केवल बच्चे के ज्ञान, नॉलेज को डेवलप करना है, जब हम ब्लूम की टेक्सोनॉमी में भी देखेंगे तो यही तीनों डोमेन्स आएंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जब हमें बच्चे की केवल नॉलेज को डेवलप करना है तो हम कॉग्निटिव टीचिंग करते हैं। जब हमें बच्चे के इमोशंस, भाव को डेवलप करना है तो अफेक्टिव टीचिंग, और जब हमें बच्चे को क्रियाओं को डेवलप करना है, उसके एक्शंस को डेवलप करना है, तो साइकोमोटर टीचिंग। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ये हमने अभी डिस्कस करा ही है। देन मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये आगे आएगा। मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर, छोटे बच्चों के लिए जहां पर बच्चे की मेमोरी अभी डेवलप हो रही है, उस लेवल की टीचिंग अलग हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल कि बच्चे की मेमोरी लेवल कंप्लीट हो गया है, बच्चा थोड़ा मैच्योर हो गया है, तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, उसकी समझ को डेवलप करना है, वहां पर हम अंडरस्टैंडिंग टीचिंग यूज करते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल जहां पर हमें बच्चे का चिंतन, हायर ऑब्जेक्टिव्स जो एजुकेशन के होते हैं उन्हें अचीव करने के लिए, रिसर्च लेवल के लिए जो हम बात करते हैं। देन डिस्क्रिप्टिव एंड रिमीडियल। डिस्क्रिप्टिव जैसे मीनिंग से ही क्लियर है कि चीजों को कितना हम लंबा समझा सकते हैं, कितना लंबा खींच सकते हैं, कंटेंट को कितना ज्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं। जब हम डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात आ जाती है कि हमें उस चीज की कितनी समझ है। और रिमीडियल, रिमीडियल टीचिंग कि बच्चे को कहीं समस्या आ रही है कोई चीज समझने में, तो हमें उस चीज को समझाने में पहले पता करते हैं कि कहाँ उसको समझने में परेशानी है, तो हमारी रिमीडियल टीचिंग होती है। और टीचिंग इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड टास्क, तो जैसे ये पीपीटी चल रही है, डिमॉन्स्ट्रेशन कि कोई मॉडल, चार्ट पेपर, वर्किंग मॉडल, फील्ड विजिट से बच्चे को सिखाया दिखाकर, तो डिमॉन्स्ट्रेशन। और टास्क कि कार्य दे दिया आपको, इतने समय में ये चीज कंप्लीट करनी है, आपकी ये टास्क है, जो हम साधारण भाषा में कहें तो प्रोजेक्ट मेथड। तो ये डिफरेंट टाइप्स है ऑफ टीचिंग जो हम यूज करते हैं। अब बात आती है फंक्शंस ऑफ टीचिंग की। पहला फंक्शन आ जाता है प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, कि टीचिंग क्या कर रही है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है, निर्देश प्रदान कर रही है। यहां पर फिर से जो पूरी टीचिंग प्रोसेस है वो सीरीज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, टोटल टीचर्स का लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो सारी यहां पर आ जाएगा। देन बिहेवियर चेंज, क्लासरूम में, पूरे क्लासरूम में कितने % स्टूडेंट्स में बिहेवियर चेंज हुआ है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है। देन उसी के अनुसार लर्निंग की बात आ जाती है। आफ्टर दैट अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जितनी अच्छी हमारी लर्निंग हुई है वैसा ही हमारा अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा, और जैसा अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का है वैसा ही हमारा अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्शंस दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, इस कार्य को ऐसे नहीं ऐसे, इस चीज को समझने में आपको ये परेशानी आ रही है, या आप ये प्रोसेस अपना सकते हैं। XYZ बहुत सारी चीजें हैं। फिर
अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए हमें टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स सही बनाने होंगे। ट्रांसमिशन एंड एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ट्रांसमिशन एंड एडवांसमेंट, ज्ञान का संचय, ज्ञान का विकास। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, विकास के बारे में बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके 3 पॉइंट्स आ गए, वही प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड एडवांसमेंट, कि ज्ञान का संचय करना, ज्ञान का विकास करना और उसमें नया एडवांसमेंट करते रहना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। फिर आगे डायग्नोसिस, रेमेडी, ऑलराउंड डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट। जब हम डायग्नोसिस और रेमेडी टीचिंग के बारे में बात करते हैं तो वही चीज़ आती है कि बच्चे को अगर कोई समस्या आ रही है पढ़ने में, समझने में, तो हमें उस समस्या की जड़ तक जाकर कार्य करना पड़ता है। हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं, नहीं तो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं, जिससे ये पता लग जाएगा कि बच्चे को कौन सा कंटेंट समझ में नहीं आ रहा, समझ में ना आने का क्या कारण है, तब किस तरीके से हम उसे समझा सकें कि बच्चे की समझ में वो कंटेंट आ जाए। देन ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास। जब हम बात करते हैं, कहते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, लेकिन कैसे? जब हम कैसे के बारे में बात आ जाते हैं तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा। एंड प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट, कि स्टूडेंट्स को बार बार रीइंफोर्समेंट देना आवश्यक है। ये भी कार्य टीचिंग प्रोसेस से ही होता है। देन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज अ पर्पसफुल प्रोसेस, टीचिंग इज इंटरेक्शन, teaching is both art and science, teaching is a developmental process, teaching is social and professional process, teaching is a skilled activity. The function of teaching is to impart knowledge and language serve the function of communication in teaching. यहाँ पर अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर के बारे में बात करें तो देखिए, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बिना उद्देश्य के प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट के बीच का, ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी, कला भी है और एक विज्ञान भी है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके भी यूज हो रहे हैं, यानी कि सीक्वेंस से ही हम बच्चे का विकास कर सकते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। और ये एक कला भी है, कला इस तरीके से कि इसमें हम कुछ नया अपने तरीके से जोड़ सकते हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेस है, हमेशा कुछ ना कुछ इसमें नया जुड़ता रहता है, विकास होता रहता है। टीचिंग इज सोशल एंड प्रोफेशनल प्रोसेस, कि एक सामाजिक प्रक्रिया भी है और आज के टाइम में तो ज्यादातर प्रोफेशनल वाली ही चीजें आ गई हैं। स्किल्ड एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि एक कौशल स्किल है ना, कि ये ऐसा नहीं है कि जिसे स्किल नहीं आती, जिसे टीचिंग प्रोसेस के स्किल्स कंपोनेंट्स नहीं पता, वो भी पढ़ा सकता है, नहीं, बहुत परेशानी होती है। तो जिसके पास ये कौशल है वही इसका यूज करे। द फंक्शन ऑफ टीचिंग इज इम्पार्ट नॉलेज, ज्ञान का विकास, संचय और एडवांसमेंट करना है। लैंग्वेज सर्व द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो लैंग्वेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। फिर बात आती है, टीचिंग इज रैशनल एक्टिविटी, टीचिंग इज हीलिंग मेथड, teaching has two important components, learner and teacher. There are two important aspects of teaching, curriculum and communication. Teaching is related to
memory, understanding and thinking level. Teaching is formal, informal, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. Teaching is bipolar process. Learning can be measured. Teaching is continuous process from training to instruction. अब देखते हैं सभी पॉइंट्स कि भाई एक रैशनल एक्टिविटी है, लगातार कंटिन्यूअसली चलने वाली एक प्रक्रिया है, किसी ना किसी रूप में वो चलती रहती है. हीलिंग मेथड है, डेवलपमेंट का मेथड है, सुधार का तरीका है, अपने आप को समझने का तरीका है. दो चीजें आती हैं, लर्नर और टीचर, कि जो इंटरेक्शन हो रहा है वो टीचर और लर्नर्स के बीच में है. टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, वही करिकुलम, हमारा सिलेबस और हमारा कम्युनिकेशन. ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, साधारण भाषा में अगर हम कहें, वो और कम्युनिकेशन. अब क्योंकि जो करिकुलम है वो बड़े स्तर पर तैयार किया गया है, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा तैयार किया गया है, और दूसरा जो है वो हमारा कम्युनिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्योंकि कम्युनिकेशन है टीचर का, कि क्लासरूम में कैसे वो अपने करिकुलम को अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहा है. टीचिंग इज रिलेटेड मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग लेवल. यहां पर भी वही चीज आएगी, स्मृति स्तर पर कैसा रहेगा, बोध स्तर पर कैसा रहेगा और चिंतन स्तर पर कैसा रहेगा. फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्टिविटी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. बायपोलर प्रोसेस, यहां पर जो बायपोलर लिया गया है वो लर्नर और टीचर्स के लिए यूज किया गया है. लर्नर टीचर्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इंटरेक्शन हो रहा है करिकुलम को लेकर, इसलिए यहां पर बायपोलर है. नहीं तो जनरली बायपोलर बहुत पुराना बताया जाता था, एजुकेशन इज बायपोलर प्रोसेस, लेकिन बाद में हो गया नहीं, ऐसा नहीं है, ये ट्राइपोलर प्रोसेस है. इसमें करिकुलम भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो लर्निंग कैन बी मेजर, बच्चे ने जो सीखा उसे हम मेजर कर सकते हैं. टीचिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम ट्रेनिंग टू इंस्ट्रक्शन. दो चीजें आती हैं, एक हमारी थ्योरिकल पार्ट या थ्योरेटिकल पार्ट और एक हमारा प्रैक्टिकल पार्ट. यहां एजुकेशन में, टीचिंग में हमें दोनों ही एस्पेक्ट्स यूज करने हैं. हमें उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, हमें उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, ताकि हम अपने क्लासरूम में बच्चों के सामने उन चीजों को बोलकर और करके भी सिखा सके. इसके बाद बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की. अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो कुछ पॉइंट्स कॉमन निकलेंगे, जैसे एजुकेशन इज वेल प्लान्ड, पूरा प्रोसेस सिस्टम से चलता है, सिस्टमैटिकली प्लान्ड होती है. प्रोवाइड डिजायरेबल इंफॉर्मेशन, अब डिजायर्ड एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज लाना है तो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन भी देनी है. इन गुड टीचिंग ऑल एक्टिविटीज हैव अ साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड. आप क्लासरूम में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बच्चा आपको एक एक चीज से ऑब्जर्व करता है. हेयर स्टाइल कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसी है, जूते कैसे है, पेन, जेब में पेन कितने हैं, सो. तो हर चीज, हर एक्टिविटी, जो टीचर की सारी एक्टिविटीज हैं, उसके पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड जरूर होता है. टीचर को इसकी जानकारी भी होना भी आवश्यक है. गुड टीचिंग इन्वॉल्व्स एम्पैथी. सिंपैथी सब रखते हैं बच्चों के साथ, लेकिन यहां पर हमें एम्पैथी भी रखनी है बच्चों के साथ. टीचिंग कीप्स स्टूडेंट्स एक्टिव. जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, अगर आप एक्टिव नहीं है, आपके स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं है, तो बच्चे सो जाएंगे. तो स्टूडेंट्स को भी एक्टिव रखना है. गुड टीचिंग बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स. बच्चों के कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है. डेमोक्रेटिक होती है, बच्चों की प्रॉब्लम्स को, बच्चों की समस्याओं और उनका समाधान करती है. टीचिंग इज डायडैक्टिक.
दो तरीके से चलती रहती है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है. द टीचिंग इज इंस्पायरिंग एंड एनकरेजिंग. दोनों चीजें आ जाती है कि इंस्पायर भी करे और एनकरेज भी करे. फिर द गुड टीचिंग डिपेंड्स ऑन कोऑपरेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स. वही कि छात्र और अध्यापक के बीच में संबंध कैसा है. टीचिंग बिल्ड्स ऑन स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज. जिसे हम कहते हैं कि नींव कितनी मजबूत है, वैसे ही बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के अनुसार ही हम उसे नया ज्ञान प्रोवाइड कराएंगे. द टीचिंग डेवलप्स इन हिडन एबिलिटीज एंड पोटेंशियल्स ऑफ द चाइल्ड. सीधी सी बात है, जब हम बात करते हैं शिक्षा बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है, तो उसकी जितनी भी हिडन एबिलिटीज हैं, उसमें जितना पोटेंशियल्स है, वो सब यूज होता है, वो डेवलप किया जाता है. डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स की रुचि को डेवलप कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ा रहा है, उसके कौशल का विकास कर रहा है. गुड टीचिंग डेवलप्स कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स. वही कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में संबंध कैसे हैं और उनकी जो संबंध है वो किस प्रकार से आगे आगे आने वाले समय में बढ़ते हैं. गुड टीचिंग इंक्लूड्स ऑल द टास्क, एक्टिविटी, बेस्ट टीचिंग मेथड्स, हेल्प स्टूडेंट्स टू एडजस्ट इन एनवायरमेंट. बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है एडजस्टमेंट, कि शिक्षा समायोजन सिखाती है. एक अच्छी शिक्षा के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स को अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट सिखाए. गुड टीचिंग इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. कि शिक्षा बच्चे के वर्तमान के साथ साथ उसके भविष्य का निर्माण भी कर सके. इसके बाद बात आती है फेजेस ऑफ टीचिंग की, शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में. अब तक हमने प्रॉपरली शिक्षण के बारे में पढ़ा है, अब बात आ जाती है इसके अवस्थाओं के बारे में, फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में. Every process passes through many stages. Teaching is also a process, therefore it has passed through various stages just as human life. One stage comes another. यहाँ पर भी वही चीज है कि कुछ कुछ अवस्थाएं रहती हैं, जैसे हमारे जीवन चक्र में रहती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था. वैसे ही यहाँ पर जो शिक्षण की भी है वो 3 है: प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज. जब हम बात करते हैं प्री एक्टिव फेज की, यानी कि पूर्व क्रिया अवस्था के बारे में जब हम बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग है, टीचिंग का फर्स्ट फेज है. इन दिस फेज द टीचर प्लान्स टीचिंग बिफोर द स्टूडेंट्स. ये वो तैयारी वाला समय है जब टीचर क्लासरूम में जाने से पहले खुद को तैयार कर रहा है, प्रिपेयर फॉर टीचिंग. देयरफॉर दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड टीचिंग प्लानिंग स्टेज. यहाँ पर जब हम मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग के बारे में बात करते हैं, शिक्षण के प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, उसमें जो पहला पॉइंट आता है प्लानिंग, नियोजन का, ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर टीचर कंटेंट को तैयार कर रहा है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है, कौन से एग्जाम्पल्स लेकर चलने हैं. वो जो सारी फेज की प्लानिंग है क्लासरूम से पहले पढ़ाने की, यहाँ पर वो सारी चीजें आ जाएंगी. इन दिस स्टेज द टीचर स्टडीज लिटरेचर, जो हम हमेशा कहते हैं सभी टीचर्स के लिए कि टीचर को हमेशा तैयार ही होकर क्लासरूम में जाना चाहिए. बेशक उसे कितना भी एक्सपीरियंस हो, नो डाउट है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, अच्छी चीज है, लेकिन वो एक्सपीरियंस के साथ भी हमेशा अपनी तैयारी करता है. डिस्कस विद अदर्स सो दैट टीचिंग कैन बी सक्सेसफुल. किसी और के साथ वो डिस्कस भी कर सकता है. इन दिस स्टेज द टीचर्स थिंक्स टू मेक हिज
teaching well organized and well planned related, कि वो पूरा लेक्चर प्रिपेयर कर रहा है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, कौन से टीचिंग एड यूज करने, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वो सारी प्रोसेस यहाँ प्री एक्टिव फेज में वो तैयार करता है. द टीचर प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर टू द स्टूडेंट्स इन द स्टेज ऑफ द बिहेवियर, एक्शन एंड टास्क. अब प्री एक्टिव फेज में जो टीचिंग ऑपरेशंस है वो कैसे होते हैं, तो यहां पर देखते हैं. इन दिस स्टेज ऑल दोज एक्टिविटीज आर इंक्लूड which the students perform before going to class. In this the teacher has to perform the following activities. क्या चीजें करता है इस फेज में टीचर? फॉर्मेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो हम बात करते हैं शिक्षण के उद्देश्य तैयार करना. ये दो तरीके से तैयार होते हैं. पहला, इन द फॉर्म ऑफ प्रायर बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स रिलेटेड टू प्रायर नॉलेज, कि छात्रों के पूर्व ज्ञान के अनुसार, जो क्लासरूम जिस क्लास को उसे पढ़ाना है उस क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक एवरेज पूर्व ज्ञान के अनुसार, प्रीवियस नॉलेज के अनुसार हो सकते हैं, और एज द फाइनल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट रिलेटेड टू लर्नर. और जब मैं पूरा कंटेंट पढ़ा दूंगा तो उसके प्रीवियस नॉलेज में कुछ नई नॉलेज ऐड हो जाएगी. तो इन दो चीजों के आधार पर हम अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं. देन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, क्या पढ़ाना है. जनरली वही चीज आती है कि जो मैंने आज पढ़ाया है उसी कंटेंट को मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन वही चीज आज कोई टॉपिक खत्म हो गया, कल मुझे नया टॉपिक कराना है, तो वहां पर फिर से मुझे सोचना पड़ेगा, वहां पर फिर से मुझे नए ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे. तो वही चीज कि क्या कंटेंट पढ़ाना है और अपने ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं. देन लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, अब मैंने जो पढ़ाया, जो मुझे पढ़ाना है, मैं उसका एक सीक्वेंस तैयार करूंगा. सीक्वेंस तैयार करने का वही सिंपल टू हार्ड, आसान चीजें समझाते हुए फिर धीरे धीरे उससे डिफिकल्ट, फिर उससे डिफिकल्ट और उससे डिफिकल्ट अपना कंटेंट तैयार होगा. देन डिसीजन मेकिंग अबाउट टीचिंग स्ट्रैटेजीज, मुझे कौन सी स्ट्रैटेजीज लगानी है अपनी कल की टीचिंग में, उसके बारे में विचार करते हैं. एंड डेवलपिंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर स्पेसिफिक कंटेंट, अगर मेरा टॉपिक में कुछ ऐसा है जो स्पेसिफिक नॉलेज को डेवलप करने में यूजफुल है, स्पेसिफिक कंटेंट अगर ऐसा है, तो उसके लिए मुझे कुछ नई स्ट्रैटेजीज भी सोचनी पड़ जाएंगी. तो क्या मेथड यूज करूं, क्या स्ट्रैटेजी यूज करूं, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, ये सारी चीजें हम प्लानिंग फेज में ही करते हैं. दूसरा आता है हमारा इंटरएक्टिव फेज, यानी अंतःक्रिया. जब हम अंतःक्रिया के बारे में बात करते हैं, अंतःक्रिया अवस्था, तो ये हमारा सेकेंड स्टेज है. और इन दिस स्टेज द टीचर प्रेजेंट्स कंटेंट इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट. यहां पर टीचर क्लासरूम में आ गया है और अब वो बच्चों के सामने अपना कंटेंट प्रस्तुत कर रहा है. दीज आर एक्टिविटीज बिटवीन टीचर और स्टूडेंट. द टीचर इंप्लीमेंट द प्लान मेड इन प्री एक्शन स्टेज, जो पहले फेज में जो उसने तैयारी करी थी वो सारा चीजें अब अप्लाई कर रहा है. यानी कि पहले फेज में अगर हम ये कहें कि हमने थ्योरेटिकली अप्लाई कर लिया, थ्योरी से तैयारी कर ली, यहां पर उसी थ्योरी का प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन हो रहा है. इन दिस स्टेज द टीचर लीड्स द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द डिजायर्ड बिहेवियर चेंज, कीपिंग इन माइंड द प्रीवियस बिहेवियर. बच्चों के पूर्व के व्यवहार को आधार पर उनमें नया व्यवहार डेवलप करने का प्रयास कर रहा है. और इस फेज में टीचिंग कैसे हो रही है, या क्या क्या प्रोसेस होती है. ऑल द एक्टिविटीज डन ड्यूरिंग द टीचिंग आर इंक्लूडेड in this lesson
In the pre-action stage, the teacher use all activities related to planning and management in the systematic manner. This stage is conclude with the chapter. In this stage, the teacher performs following activities. कि उसका जो भी पूरा कंटेंट है, जो भी पूरा चैप्टर है, कैसे डिलीवर हो रहा है, यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखेगा. साइजिंग द क्लास, क्लास का साइज कितना है, यानी क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने प्रेजेंट है. डायग्नोसिस ऑफ लर्नर, बच्चे को वो चीज कितनी समझ में आई और अगर नहीं आई तो उसे समझने में कहाँ परेशानी हुई है, क्योंकि हमने उद्देश्य यही बनाया है कि मेरे सारे बच्चों को ये चीज समझ में आनी चाहिए. नहीं आ रही तो हमें उसका डायग्नोस करना पड़ेगा. देन इनिशिएशन एंड रेस्पॉन्सेस. अब इसमें भी दो चीजें आएंगी, पहले हम इनिशिएट करेंगे और फिर बच्चों से रेस्पॉन्स लेंगे. जब हम बच्चों से क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं तो अगर बच्चा नहीं जवाब दे पा रहा, दूसरा बच्चा जवाब नहीं दे रहा है, क्लास में जवाब नहीं दे पा रही, तो हमने जो इनिशिएट करा है अपना क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज गलत हो सकती है, बच्चे के समझ में नहीं आ सकता, वैसे ही बच्चे का रेस्पॉन्स होगा. तो हमारा जो इनिशिएशन है वो इफेक्टिव होना चाहिए, तभी हम बच्चों से रिस्पॉन्स निकाल पाएंगे. तो ये चीजें ध्यान रखनी है. फिर एट दिस स्टेज सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, देयर प्रेजेंटेशन, बैक नरिशमेंट एंड रीफोल्डिंग एंड यूज ऑफ टीचिंग टिप्स ऑफ techniques used are more important activities in this teaching performance as following activities. अब यहां पर भी क्या चीजें आ गई, स्टिमुलाई का यूज, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, कि हम जैसा उद्दीपक देंगे बच्चे को वैसा ही बच्चा रेस्पॉन्स करेगा. तो यहां पर सही उद्दीपक ढूंढना बहुत आवश्यक है. बच्चे के सामने हम क्या स्टिमुलस दें, क्या उद्दीपक दें, फिर उसे कैसे प्रेजेंट करें, यूज कैसे करना है, एंड देन फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट. स्टिमुलस दिया, बच्चे का जो रेस्पॉन्स आया उसके अनुसार हम उसे फीडबैक या रीइंफोर्समेंट देंगे. और डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग टीचिंग, इस प्रोसेस के बिहाफ पर जब हम पूरा एनालिसिस करेंगे तो ये हमारी नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो नई स्ट्रेटेजीज हम बनाएंगे उसके डेवलपमेंट में हमें काम देगा. और तीसरा फेज आता है हमारा पोस्ट एक्टिव फेज. जब हम पोस्ट एक्टिव यानी कि अब हमारा लेक्चर लगभग समाप्ति की तरफ है, थर्ड एंड फाइनल फेज ऑफ टीचिंग है. इन दिस स्टेज आफ्टर द टीचिंग वर्क इज ओवर, द टीचर इवैल्यूएट्स the knowledge learned by the students. वो जो लास्ट के 4-5 मिनट रहते हैं लेक्चर खत्म होने से पहले, जहां पर टीचर अपने पूरे चैप्टर को, जो भी कंटेंट उसने आज पढ़ाया है, उसे समराइज करता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों से पुटअप किए जाते हैं. वो इवैल्यूएशन प्रोसेस का एक पार्ट है. इफ इवैल्यूएशन इज नॉट डन देन द एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग विल बी वेस्टेड. अगर नहीं हो पाता इवैल्यूएशन, पूरी मेहनत खराब है. Therefore, the teacher uses various techniques of evaluation to try know to what extent the behavior of the student has changed and what action should be taken in the future to achieve the desired behavior. मेरे इस 35 मिनट के लेक्चर में बच्चे को कितना सीखा, क्या इवैल्यूएशन हुआ उसका, ताकि पता लग सके कि उसके अपेक्षित व्यवहार में हम कितना सुधार कर सके हैं आज के लेक्चर में. फिर पोस्ट एक्टिव फेज की जो टीचिंग ऑपरेशंस है, जो चीजें होती हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें तो दिस स्टेज ऑफ टीचिंग इज रिलेटेड टू इवैल्यूएशन, मूल्यांकन से जुड़ी हुई है. नोन टू एक्सटेंड स्टूडेंट्स बिहेवियर हैज चेंज्ड, कि कहां तक बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आया, सुधार आया, ड्यू टू लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय द टीचर. इन दिस स्टेज द टीचर परफॉर्म्स फॉलोइंग एक्टिविटीज. डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर चेंज,
परिभाषा, व्यवहार परिवर्तन की, सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन टेक्निक, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसका सही तरीके से उपयोग किया, और चेंज इन टीचिंग स्ट्रेटजीज। इसके बिहाफ पर वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो अपनी स्ट्रेटजीज तैयार करेगा प्री एक्टिव फेज में, पूर्व क्रिया अवस्था में, वो इसके आधार पर तैयार होगी। मतलब ये मूल्यांकन हमें अगले पूर्व क्रिया अवस्था के लिए एक बेस तैयार करता है। ये हमारा पूरा जो चार्ट है फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में। जब हम इस पूरे चार्ट को अगर समझें तो फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण की 3 अवस्थाएं हो गई, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। जब हम बात करते हैं प्री एक्टिव फेज की, यानी कि पूर्व क्रिया अवस्था की, तो हम अपने उद्देश्य देख रहे हैं, अपना सिलेबस देख रहे हैं, उस सिलेबस को, उस कंटेंट को एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में तैयार कर रहे हैं। उसी के अनुसार हम अपनी स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं और डेवलपिंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर स्पेसिफिक कंटेंट। किसी विशिष्ट टॉपिक के लिए, विशिष्ट कंटेंट के लिए हम कोई विशिष्ट स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। ये वो फेज है जहां पर हम लेक्चर में जाने से पहले की तैयारी। फिर जब हम इंटरैक्टिव फेज यानी कि क्लासरूम में एंटर हो चुके हैं टीचर, तो क्लास का साइज क्या है, बच्चों की प्रॉब्लम्स उनको डायग्नोस कर रहा है, निदान कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्सेज, बच्चे के जो आंसर्स आ रहे हैं उसके देख रहा है, और ये डिपेंड करता है कि उसने किस प्रकार का उद्दीपक, स्टिमुलस यूज करा, उसे कैसे प्रेजेंट करा है उद्दीपक को, और सरफेस न्यूट्रिशन एंड रीइंफोर्समेंट, यानी वही कि फीडबैक और रीइंफोर्समेंट किस प्रकार प्रोवाइड किया गया है। और फिर एक्सपेंशन ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज, कि जो टीचिंग स्ट्रैटेजी वो फॉलो कर रहा है उसको आगे बढ़ा रहा है, अपने कंटेंट को आगे। पोस्ट एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज में हम डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर चेंज यानी कि व्यवहार परिवर्तन की परिभाषा, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन टेक्निक, कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए सही तकनीक का प्रयोग करके इवैल्यूएशन किया जाए, और चेंज इन एजुकेशन पॉलिसीज। ये हमें हेल्प करता है जब हम अगली बार अपना प्री एक्टिव फेज, प्री एक्टिव फेज को तैयारी करेंगे, यानी कि नए लेसन के लिए, नए क्लासरूम के लिए जब हम दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी डिपेंड करती है कि हमारा पोस्ट एक्टिव फेज में जो इवैल्यूएशन के बाद रिजल्ट आया है बच्चों के इवैल्यूएशन से, वो हमें इस नए लेक्चर की प्लानिंग के लिए हेल्प करेगा कि हम कैसे ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, क्योंकि हमने आज के 35 मिनट में पूरी प्रक्रिया कर देख ली है। हमें पता लग गया हमने ये प्लानिंग करी थी, हमारा ये एग्जीक्यूशन रहा, और इस एग्जीक्यूशन में, इस प्लानिंग में हमें कहां पर क्या करेक्शन या सुधार करने हैं, वो हमें इस थर्ड पॉइंट से मिलता है। तो ये जो हमारा लास्ट का पॉइंट है, ये हमें नेक्स्ट लेक्चर के प्री एक्टिव फेज, पूर्व क्रिया अवस्था के लिए एक बेस का निर्माण करता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।